नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति की चर्चा करेंगे। वो बहुत इस समय हाईलाइट है। नाम है मुख्तार अंसारी। आखिर में कौन है भाई ये? हम लोग भी जाने इसके बारे में डिटेल। और ये व्यक्ति कैसे कैसे बना मुख्तार जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह। इस व्यक्ति की क्या छवि रही, क्या अपराध जगत का इसका रिश्ता रहा है, क्या फैमिली बैकग्राउंड रहा, कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ, पूरा डिटेल मैं इस व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। कैसे अपराध की तरफ डाइवर्ट हो गया। शुरुआत करते हैं। कहां सेंटर पॉइंट कहां पर है, वहां से मैं शुरुआत करता हूं। सेंटर पॉइंट है उत्तर प्रदेश का जनपद गाजीपुर। गाजीपुर पूर्वांचल का है ये जनपद। इसके अगल बगल के जिले हैं मऊ, बलिया, आजमगढ़, बनारस। ये सब पूर्वांचल बेल्ट में ही आते हैं। ये गाजीपुर का रहने वाला है व्यक्ति, मुख्तार अंसारी नाम है। और गाजीपुर की सरजमी अपराध और अफीम और आईएस पैदा करने वाली है। आप भी जाइए गाजीपुर, देखिए ये तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश के दो जनपद में अफीम का उत्पादन किया जाता है। उसमें से एक गाजीपुर भी है, दूसरा बाराबंकी है। अब शुरुआत करते हैं मुख्तार अंसारी के बारे में डिटेल्स। पहले तो हम चलते हैं इस व्यक्ति के पारिवारिक इतिहास के बारे में, उसके बाद राजनैतिक और आपराधिक इतिहास के बारे में। पारिवारिक इतिहास आप अभी क्यों चर्चा में रहा, ये मैं आपको बता दूं। बहुत सारे मुकदमे इस व्यक्ति के ऊपर लंबित हैं, पेंडिंग में है। और इस समय पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था। यूपी की सरकार ने प्रेशराइज किया कि नहीं, हमको हमारे यहां जो वांटेड है आप हमारे यहां सुपुर्द कीजिए। तो उसको बांदा जेल शिफ्ट किया गया। कल या परसों की बात है। और पूरे मीडिया में बहुत जबरदस्त कवरेज को मिल रहा है इस चीज को लेकर, हाईलाइटेड है। तो हमने सोचा कि भाई इंटरव्यू में ऐसे डिस्प्यूटेड पर्सनालिटी के बारे में क्वेश्चन जरूर रेज होता है। आप लोग भी जाने रहिएगा। चलते हैं अब हम इस व्यक्ति के लाइफ हिस्ट्री के बारे में। पहले तो पारिवारिक इतिहास पे आप चले जाइए। इस व्यक्ति के दादाजी कांग्रेस के अध्यक्ष थे स्वतंत्रता के समय में, और गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बेहद करीबी थे। इस व्यक्ति के नाना जी, नाम उनका मोहम्मद उस्मान, ब्रिगेडियर थे सेना में। मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र दिया गया। इस व्यक्ति के चाचा उपराष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के, हामिद अंसारी नाम है। इस व्यक्ति का एक भाई नाम अफजल अंसारी, कई बार विधायक और सांसद रह चुका है। अंसारी फैमिली गाजीपुर में एक रसूखदार फैमिली है। अब आप सोच सकते हैं इतनी बेहतरीन फैमिली होने के बावजूद अपराध जगत में कैसे चला गया भाई ये? क्या इसको अपराध जगत में मिल गया ऐसा? तो शायद कबीरदास जी की एक पंक्ति हमें याद आती। कोई उन्होंने कहा था कि संगत से सब होत है, संगत से सब गुण माही। संगत का बहुत असर पड़ता है। वही इस व्यक्ति के साथ भी हुआ। जब गाजीपुर में पढ़ाई कर रहा था व्यक्ति, उसके बाद में स्कूल लेवल से जब कॉलेज लेवल पे गया, तो वहां पर इस व्यक्ति का मुलाकात एक साधु सिंह नाम के व्यक्ति से हुआ। और साधु सिंह क्रिमिनल माइंड का था। वो मार झगड़ा किया करता था। उसकी निजी दुश्मनी की ये व्यक्ति भी अपनी निजी दुश्मनी मान बैठता था। और वहीं से अब इसका रुझान जो था वो अपराध जगत की तरफ मुड़ गया। आप एक बात ध्यान दिए रखिएगा, जो दुनिया बाहर से जितनी चमकीली है, अंदर से उतनी ही फीकी होती है। उसमें से एक दुनिया क्राइम, जराइम की दुनिया है, अपराध जगत की दुनिया है। बाहर से बहुत ग्लैमर नजर आता है इसमें, और बहुत से लोग इसको पसंद भी करते होंगे,
निगेटिव फील्ड है, लेकिन जब इसका अंत होता है तो बहुत ही कष्टकारी होता है। अब आगे चलिए, उसी साधु सिंह के आगे आगे चलते हैं हम लोग। अब वहां से ये व्यक्ति अपराध जगत में डाइवर्ट हो गया। ये बात है 80 के दशक की। उस दौरान उस पूरे पूर्वांचल बेल्ट में, गाजीपुर वाले पूरे बेल्ट में 2 गैंग चला करते थे, और इस पूरे बेल्ट में राजपूत और भूमियारों का वर्चस्व था। वर्चस्व भी एक शब्द है इस पूर्वांचल बेल्ट में। वर्चस्व की जंग होती है अपराध जगत में कि कौन किससे बड़ा है, अहंकार। भाई सोचिए, ईगो। तो साहिब सिंह गैंग और मकनू सिंह गैंग, 2 गैंग हुआ करते थे। ये मुख्तार अंसारी मकनू सिंह गैंग में शामिल हो गया। उसी दौरान एक और अपराधी व्यक्ति था, वो पहुंच गया, नाम था उसका ब्रजेश सिंह, वो पहुंच गया साहिब सिंह गैंग में। अब इन दोनों की किसी मुद्दे को लेकर ठेकेदारी, रंगदारी और तमाम तरीके की जो भी होती अवांछित चीजें, उसमें सब इन्वॉल्व रहते। उन सब चीजों को लेकर ये सब उसमें शामिल हो, गैंगवार चलने लगा। आए दिन हिंसा की घटनाएं होती रहती थी, वर्चस्व की जंग होती रहती थी इस पूरे बेल्ट में। अब इसी दौरान इसको सोचा कि अपराध जगत में तुम शामिल हो गए, लेकिन अब हमको प्रोटेक्शन कहां से मिलेगा? तो भाई प्रोटेक्शन का सबसे अच्छा साधन है इस समय है राजनीति में चले जाओ। अपराध जगत की तरफ से यह व्यक्ति राजनीति की तरफ डाइवर्ट होने लगा। राजनीति में जब यह व्यक्ति आता तो 1996 में एमएलए चुना जाता था। 1996 के बाद 1996 में बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी के टिकट से एमएलए बनता है। 2002 में विधायक रहा, 2007 में विधायक रहा, 2012, 2017 सब में विधायक रहा है व्यक्ति। और लास्ट के दो तीन जो विक्टिस की हुई, जेल में रहते हुए हुई। अब यहां तक इसका सफर, अब राजनीतिक सफर भी स्टार्ट हो गया। तमाम पार्टियों में भी शामिल रहा। बीएसपी में तो शामिल रहा ही है, बाद में बीएसपी वालों ने निकाल दिया। फिर सपा में शामिल होने की कोशिश किया, सपा से भी निकाला जा चुका है, उसमें शामिल हुआ, फिर बाद में निकाला जा चुका है। फिर इसने अपनी एक खुद की राजनीतिक पार्टी बना ली, कौमी एकता दल, उसका बीएसपी में विलय कर लिया, बाद में फिर अलग हो गया। ये इसका राजनीतिक सफरनामा है। अब आगे आप चलते हैं। 2002 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। 2002 के इलेक्शन में गाजीपुर की एक थी मोहम्मदाबाद सीट, जो इस व्यक्ति खानदानी सीट मानी जाती थी, और उस सीट पर हमेशा इसी की फैमिली का कब्जा रहता था। तो वहां से एक उम्मीदवार बीजेपी का खड़ा हुआ, कृष्णानंद राय, जो कि इस व्यक्ति को हरा दिया। अब यहां से फिर इसका टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ इसके जीवन का, कि भाई हमारी सीट को कहीं से दूसरा व्यक्ति कब्जा कर लिया। वर्चस्व वाली जो मानसिकता थी वो आ गई इसके दिमाग में। 3 साल तक वो कृष्णानंद राय एमएलए रहे, वहां का था। उसके पश्चात इस व्यक्ति पे आरोप लगाया गया, हत्या उनकी हो गई, आरोप इस पर लगा, और ये व्यक्ति उस समय जेल में था। नामजद एफआईआर इस व्यक्ति के नाम पड़ा। और जिस जगह हत्या हुई थी, 500 राउंड AK-47 की गोलियां चली थी, और टाटा सुमो की गाड़ी में 6-7 लोग मारे गए, कृष्णानंद राय के साथ, विधायक के साथ 7 लोग मारे गए। उसके पश्चात पूरा का पूरा पूर्वांचल दहशत में आ गया, और इसने यह साबित करने की कोशिश किया, हम तुम्हारे घर में घुसकर हम तुमको मार दिए, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। वर्चस्व, यहां भी वर्चस्व की बात आई। अब आगे आप जब चलेंगे इस व्यक्ति और सफरनामा की तरफ, तो जब 2017 में इलेक्शन हुआ तो इसने खुद अपना हलफनामा निर्वाचन आयोग को जो दिया था, उसमें इसने खुद कहा कि 16 मामले इसके अगेंस्ट पेंडिंग में हैं। भाई जब तक किसी पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो व्यक्ति आरोपी ही रहता, अपराधी नहीं कहा जा सकता। तो अभी ट्रायल ही चल रहा है।
तो उसी दौरान इसको भेज दिया गया किसी मामले को लेकर पंजाब में। पंजाब की पुलिस लेके चली गई वहां पर, और वहां पर रोपड़ जेल में यह व्यक्ति बंद था। और रोपड़ जेल में बंद होने के पश्चात यूपी सरकार ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन पंजाब सरकार दे ही नहीं रही थी उस व्यक्ति को, उस अपराधी को। यूपी की जेल में आए, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा या आप यूपी में जो भी वांटेड है आप यूपी सरकार को हैंड ओवर कीजिए, तब जाके वो वहां से शिफ्ट हुआ यूपी के बादा जेल में। ये पूरा का पूरा लाइफ हिस्ट्री इस व्यक्ति की है, मुख्तार अंसारी की। और आज की डेट में जिस समय वहां से सुपुर्द होने की तरफ यूपी गवर्नमेंट को हैंडओवर किया जा रहा था, उस समय अदालत में एक दृश्य था। अदालत के जो जज थे, जज के सामने गिड़गिड़ा रहा था व्यक्ति कि हमें यूपी न भेजा जाए, मेरी तबीयत खराब है। आप सोच सकते हैं पूर्वांचल में जिस व्यक्ति के नाम की दहशत है, और यहां तक कि कोई भी व्यक्ति उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता, उस कुर्सी पर बैठे जज के सामने यह व्यक्ति अपने जीवन की दुहाई मांग रहा था। क्यों? दूसरों की जिंदगी लेने वाला आज अपनी जिंदगी की दुहाई क्यों मांग रहा है? भाई अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं इस व्यक्ति पर, तो दूसरों की जिंदगी लिया ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब जानते हैं। क्यों दुहाई मांग रहा है? क्यों इसके अंदर इतना डर है? सच्चाई ये जो ये बाहर से दिखती है दुनिया, अंदर जो मैंने शुरुआत में कहा, जो बाहर से दिखती है अंदर से है नहीं ऐसी। जब अपनी बारी आती है ना, तो पूरा ब्रह्मांड नजर आने लगता है। और इसका कोई जितने भी मामले हैं यूपी में ट्रायल होना हो सकता है 2-4 दिन बाद या सप्ताह के अंदर ट्रायल होना शुरू हो जाए। और एक और खास बात बता दें, जिस गाजीपुर में से राजनीतिक ऊंचाई पर के शिखर पर पहुंचा, उस गाजीपुर में मात्र 8% मुस्लिम हैं, 92% हिंदू हैं। बावजूद इसके ये व्यक्ति वहां से हमेशा से जीतता रहा है। क्यों जनता सपोर्ट करती है? एक अपराध जगत में एक शब्द है रॉबिन हुड स्टाइल, रॉबिन हुड तरीका, यानी कि आप जनता के हमेशा करीब रहें। इनकी फैमिली का कहना है कि कभी भी हिंदू लड़की की शादी हुई या कोई और बात हुआ, या गाजीपुर में बुनकरों की समस्या हुई, लाइट की समस्या थी, हर एक मुद्दे पर इन लोगों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया और उस मुद्दे को डाइल्यूट करने की ही कोशिश किया है। तब जाके ये जनता के बीच में अपनी पैठ बना सके हैं, क्योंकि वही जनता जहां इनको जिताती है, और वही जो अपराध जगत की जो फील्ड है, वो राजनीतिक रसूख पे जब आप आएंगे वही इसको प्रोटेक्ट भी करेगा। वो राजनीतिक रसूख अगर राजनीति में ना होता तो कब का ये इस दुनिया से अलविदा हो चुका होता, लेकिन राजनीति ने इस व्यक्ति को बचा के रखा। इसी कारण जितने बड़े बड़े माफिया आप देखते होंगे, ब्रिजेश सिंह भी ऐसे था, ऐसे है अभी भी, उसने भी वो भी MLC रिकॉर्ड ऑटो से जीता, और जीता उसको भी प्रोटेक्शन मिला, दोनों जेल में बंद है, ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी। तो ये लोग अपराध जगत से अपनी शुरुआत करते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं, उसके पश्चात राजनीति में शामिल हो जाते हैं, और राजनीति इनको संरक्षण देती है। यही है राजनीति का अपराधीकरण, ये ध्यान दीजिएगा। 1995 में एक कमेटी गठित की गई थी प्रोफेसर YNN बोरा के उसमें अध्यक्षता में, और उसी में ये बात सामने आई थी कि राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है, या अपराध का राजनीतिकरण हो चुका है, जो भी आप कह सकते हैं। उसमें कुछ सोचने समझने की बात है ही नहीं। फिलहाल अब आगे क्या होगा इस व्यक्ति का, ये तो कोर्ट तय करेगी, और कौन तय करता हमें नहीं मालूम, लेकिन कोर्ट में जो मामला ट्रायल होगा, अगर सारे साक्ष्य इसके अगेंस्ट है तो निसंदेह इस व्यक्ति को उम्र कैद तो होना ही होगा, उम्र कैद की सजा मिलेगी। ये है मुख्तार अंसारी। फिलहाल आप लोग इस व्यक्ति के बारे में खाली जानिएगा जरूर,
जानिए समझिए, इंटरव्यू के लिए ठीक है, लेकिन ये करेक्टर किनारे कर दीजिएगा। क्योंकि अगर फैमिली में गार्जियंस अगर अपने बच्चे को अगर उचित शिक्षा दीक्षा नहीं दे सके तो वो ऐसे ही फील्ड की तरफ जा सकता है, जबकि इतनी बेहतरीन फील्ड उसके पास थी। सोच सकते हैं आप कितनी कितनी रसूखदार इसकी फैमिली थी, बावजूद इसके एक लैक ऑफ इंटेलेक्चुअलनेस आप कह सकते हैं इसको, शिक्षा की बहुत कम। जब आदमी हायर एजुकेटेड हो जाता है तो शायद फील्ड न पकड़े जराइम की दुनिया का, शायद नहीं, हम लगभग 99.9% हम विश्वास के साथ कह सकते हैं हायर एजुकेटेड कोई भी पर्सनालिटी शायद वो फील्ड पसंद नहीं करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं संगत का असर हुआ, कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन का असर हुआ कि ये व्यक्ति इस दुनिया में पहुंच गया, अपराध जगत की दुनिया में, और बन गया माफिया डॉन और जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह, जो अब उसका जो अंत है वो जेल में ही शायद बीतेगा। आज का एक ये मुद्दा एक पर्सनालिटी के साथ, नेगेटिव पर्सनालिटी के साथ यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।